अगर दुनिया में किसी को बैलेंस्ड अप्रोच की सीख लेनी है तो भारत आइए। ऐसा मैंने क्यों कहा? कुछ दिन पहले पीएम मोदी आपको पुतिन को गले लगाते हुए दिख रहे थे और हाल ही की यूएस विजिट में उन्होंने एक सेमीकंडक्टर्स को लेकर यूएस के साथ वाटरशेड एग्रीमेंट साइन किया है। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। मेरा नाम है सुमित त्यागी और आज हम उसी एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इंडिया यूएस रिलेशंस को भी साथ के साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको न्यूज में दिख रहा है, इंडिया और यूएस ने सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट सेटअप करने का निर्णय लिया है, एक एग्रीमेंट लिया है जिसको वर्ल्ड मीडिया इस तरीके से कवर करती हुई दिखती है। इसके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली आपको पता है 6th क्वाड समिट को लेकर पीएम मोदी यूएस विजिट पर थे, तभी उन्होंने यूएस के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट सेटअप करने का, जो किस लिए यूज किया जाएगा? नेशनल सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशंस के लिए यूज किया जाएगा और ग्रीन एनर्जी एप्लीकेशंस के लिए भी यूज किया जाएगा। सेमीकंडक्टर एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसकी इंपॉर्टेंस आने वाले समय में बढ़ने ही वाली है। तो काफी हद तक ये नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट सेटअप करने का एग्रीमेंट किया गया है, ये एक वाटरशेड मूवमेंट है, एक वाटरशेड एग्रीमेंट है। और वाटरशेड का मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है और कहीं ना कहीं दोनों ही कंट्रीज ने, दोनों ही हेड ऑफ द स्टेट्स ने माना है कि इस अरेंजमेंट को वाटरशेड अरेंजमेंट बोला जा सकता है। और ये पहला ऐसा एग्रीमेंट है, पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो यूएस मिलिट्री जहां एग्री कर चुकी है कि किसी भी पार्टनरशिप करने के लिए, कोई किसी भी पार्टनरशिप में आने के लिए किसी अदर कंट्री के साथ जहां इतनी ज्यादा हाईली वैल्यू टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, इसलिए भी इसे वाटरशेड मूवमेंट या फिर वाटरशेड अरेंजमेंट कहा जा सकता है। अगर देखें तो ये हमें कहीं ना कहीं समझ में आता है। इस वीडियो के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं, इंडिया में सेमीकंडक्टर्स की जो इंडस्ट्री है वो किस तरीके से फंक्शन कर रही है, इंडिया और यूएस किस किस लेवल पे बेसिकली कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं दोनों के और किस तरीके से हमें इस रिलेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेमीकंडक्टर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सेमीकंडक्टर्स एक ऐसे मटेरियल को कहा जाता है जिसका कंडक्टिविटी लेवल कंडक्टर से तो कम होता है और रेजिस्टर जो होते हैं, जो इंसुलेटर्स होते हैं, उनसे ज्यादा होता है। एग्जाम्पल आर्सेनाइड, गैलियम और प्योर सिलिकॉन, राइट। तो हम सेमीकंडक्टर्स को किस तरीके से बोल सकते हैं? जिनका कंडक्टिविटी लेवल इज लेसर देन कंडक्टर्स एंड हायर देन इंसुलेटर्स। साथ ही साथ आज की डेट में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो आपका फैन हो, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, आपकी गाड़ी हो, आपके स्विचेस हो, सब जगह आपको सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज होता हुआ दिख जाता है। इस वजह से आज की डेट में इन्हें कहा जाता है हार्ट एंड ब्रेन ऑफ कंटेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब मॉडर्न आईसीटी का हार्ट एंड ब्रेन कहा जा सकता है सेमीकंडक्टर्स को। तो इससे खुद ही आप समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। और जबकि हम बोल रहे हैं दिस इज फॉर द सिक्योरिटी एज वेल, नेशनल सिक्योरिटी में सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट करना अलोंग विद अ कंट्री लाइक यूएस, जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट में हमसे काफी आगे है, स्पेसिफिकली जब वो डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात आती है, तो हमारे लिए काफी फायदेमंद डील होने वाली है ये, अगर ठीक से रन कर पाई। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं एसोसिएशन में, कोऑपरेशन में, लेकिन जिस तरीके से इंडिया का स्टैंड और इंडिया का ग्लोबल पोजीशनिंग है वो चेंज होती हुई दिखती है, तो आपको ऐसे कोऑपरेटिव डील्स, ऐसे कोऑपरेशन बढ़ते हुए दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर इंडिया में बात की जाए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की, तो इंडिया के में बोला जाएगा तो इंडिया सेंटर बनता जा रहा है सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग का। क्वाड के साथ भी आपको सेमीकंडक्टर एग्रीमेंट होता हुआ दिखता है। जनरली हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए ताइवान और चाइना के ऊपर डिपेंडेंस काफी ज्यादा है, इसलिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर भी हमने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को काफी हद तक प्रमोट करने की बात कही है। एनवीडिया कंपनी जो एक सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए जानी जाती है, रिसेंटली यूएस विजिट में पीएम मोदी उनके भी सीईओ से मिले। पिछले 25 सालों से वो इंडिया के अंदर फंक्शन कर रही हैं और काफी हद तक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोलैबोरेटिव एफर्ट्स में एनवीडिया जैसी कंपनीज भी एक मेजर रोल प्ले कर सकती हैं। माना जाता है कि हर साल हम 2000 चिप्स बनाते हैं जिनकी वैल्यू लगभग 23.3 बिलियन हुआ करती थी 2021 में। 2023 में उनकी वैल्यू बढ़ के हो चुकी है 85 बिलियन और हमारा प्रोजेक्शन है कि बाय 2030 इनकी वैल्यू 120 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा होने वाली है। और अगर केवल स्किल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, जितने भी स्किल्ड इंजीनियर्स होंगे
रिलेटेड टू द सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स, उसमें से 25% आपको भारत में देखने को मिलेंगे बाय द ईयर ऑफ 2030। तो कहीं ना कहीं एक मेजर सेमीकंडक्टर पावर की तरह ग्रो कर रहा है इंडिया, उभर रहा है इंडिया, और शायद यूएस भी उसी अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना चाहता है। हम अभी उसका फायदा ले सकते हैं, हमारी ग्रोथ में भी कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा, और जो हमारे बेटर कोलैबोरेटिव एफर्ट है, जो हमारी बेटर बैलेंस्ड अप्रोच है, उसको भी जस्टिफाई करता है हमारा ये एग्रीमेंट कि आप किस तरीके से दो ब्लॉक्स, जो वर्ल्ड डिवाइड दिखता है आज के डेट में ईस्ट और वेस्ट में, उसमें किस तरीके से आप एक टाइट रोप पे चलते हुए एक बैलेंस्ड अप्रोच अपना रहे हो, दोनों तरीके से, दोनों तरफ से अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, और काफी हद तक उसमें सक्सेसफुल होके एक मेजर मीडिएटर और मेजर पीस मेकर का भी रोल प्ले कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। अगर इंडिया यूएस रिलेशंस की बात की जाए, सी जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स। कोल्ड वॉर चल रहा था, वन वाज लेड बाय US, the capitalistic bloc, and another was led by USSR, which was the communist bloc. इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को समझते हुए, इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को ध्यान में रखते हुए और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन एनी ऑफ देम। और हमने 1961 के अंदर बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस के अंदर नैम की शुरुआत करी, नॉन अलाइंड मूवमेंट। 1991 में से पहले अगर देखा जाए तो हमारा इंक्लिनेशन वाज मोर टुवर्ड्स यूएसएसआर, हम यूएसएसआर की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड थे। हमने 1971 में यूएसएसआर के साथ एक ट्रीटी भी साइन करी, म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज की। पाकिस्तान को चूज किया गया बाय यूएस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिचर्ड निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन। तो काफी हद तक हमारा डिवीजन जो था, हम एंटी यूएस पर्सपेक्टिव पे काम कर रहे थे, और हमारा बड़ा ही कॉशियस सा रिलेशन था यूएस के साथ। लेकिन 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो वर्ल्ड मूव कर गया यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ। एक यूनिपोलर ऑर्डर बन चुका है जिसमें यूएस हेजेमनी आपको डोमिनेट करती हुई दिखती है। एक हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लाई तो हमने भी अपने आप को ओपन अप किया, इकोनॉमी हमारी चेंज हुई, इकोनॉमी हमारी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ी, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ी, लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ी। तो हमारी जो अपॉर्चुनिटीज थी वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ एंगेज करने की, वो भी आपको इंप्रूव होती हुई दिखी। तो वहां से हमारा एक्चुअल रिलेशन स्टार्ट होता है यूएस के साथ, स्पेसिफिकली जब हम एक कोऑपरेटिव रिलेशन की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो एक्चुअल रिलेशन है वो 1991 के बाद हुए, इशू बेस्ड रिलेशन है। हम काफी ऐसे एरियाज है जहां हम कोऑपरेट कर रहे हैं, और पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो इंडिया यूएस रिलेशन से एक नई हाइट अचीव कर चुके हैं। आज की डेट में हम काफी रेंज ऑफ इश्यूज में कोलैबोरेट करते हैं, चाहे वो ट्रेड हो, डिफेंस हो, टेक्नोलॉजी हो, क्लाइमेट चेंज हो। ये जो डायनेमिक रिलेशन है काफी हद तक हमारे जो इंडियन ओशन की रीजनल स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है, चाहे वो रशिया यूक्रेन को इंक्लूड करे, चाहे वो इजराइल पैलेस्टीन को इंक्लूड करे, चाहे वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करता हो, चाहे वो रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करता हो, चाहे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की बात करता हो, उनके साथ कंप्लाई करने की बात करता हो, उस लेवल पे भी आप एक कोऑपरेशन करते हुए दिख जाते हैं और एक बेटर फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं बोथ इंडिया एंड यूएस टुगेदर, राइट। मूविंग ऑन, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। नॉर्थ अमेरिका में यूएस लाई करता है, आई गेस यू ऑलरेडी नो, दिस इज अटलांटिक ओशन, दिस इज पैसिफिक ओशन। ये अलास्का भी इंडिया का ही यूएस का ही पार्ट है। हमारा जो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है यूएस से, लेकिन कभी भी कंसिडरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस, तो डिस्टेंस कभी भी हमारे लिए एक रेस्ट्रिक्शन नहीं बना फॉर हैविंग द बेटर रिलेशंस विद यूएस। साथ ही साथ आपको देखने को मिल जाता है कि बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा, एक मेजर चंक ऑफ इंडियन डायस्पोरा यूएस में फंक्शन करता हुआ दिख जाता है। एक H1B वीजा प्रोवाइड कराता है यूएस स्टेम बेसिकली फील्ड्स में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में। तो अगर वो 100 वीजाज निकालता है इमिग्रेंट वर्कर्स के लिए, स्किल्ड वर्कर्स के लिए, तो उन 100 में से 77 वीजाज इंडियंस के पास जाते हैं। और अगर आप एक रिपोर्ट देखें इंडियन अमेरिकन की, तो इंडियन अमेरिकन आर वन ऑफ द मोस्ट वेल टू डू कम्युनिटी इन यूएस। लगभग $1,19,000 का पर एनम का उनकी इनकम है, जबकि एक व्हाइट अमेरिकन की देखोगे दैट इज अराउंड $57,000। तो इंडो अमेरिकन से बेटर वेल टू डू कम्युनिटी आज की डेट में आपको यूएस में देखने को नहीं मिलती है। तो ये सजेस्ट करता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट दी कोऑपरेशन इन डिफरेंट फील्ड्स, इट्स मोर अबाउट पीपल टू पीपल टाइज एज वेल। किस तरीके से हम रेसिप्रोकेट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। अगर वो हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो हमें पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, या किसी भी तरीके से सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो हम भी उनको एक स्किल्ड लेबर फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया ऑफ कोऑपरेशन में डिफेंस कोऑपरेशन की। डिफेंस कोऑपरेशन की बात की जाए तो स्पेशली आफ्टर कमिंग ऑफ दिस गवर्नमेंट, आपको डिफेंस कोऑपरेशन काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिखता है, काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखता है। रशिया के ऊपर रिलायंस हमारा डिफेंस को लेकर थोड़ा सा कम हो चुका है। वेस्टर्न कंट्रीज जो है, चाहे वो फ्रांस हो, इजराइल हो, यूएस हो, उनकी तरफ हमारा डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ता हुआ दिखा है। हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो भी बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखा है। आपको 2014 में इट वाज अराउंड 2000 करोड़, आज की रेट में इट इज अराउंड 22,000 करोड़, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपोर्ट आप किसको कर रहे हो? यूएस को कर रहे हो। अदर देन दैट बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं हमने यूएस के साथ।
पहला एग्रीमेंट हमने साइन किया था 2002 के अंदर, जिसे हम बोलते हैं जीसोमिया, जनरल सिक्योरिटी ऑन मैरीटाइम इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, विच वाज साइंड इन 2002, जो मिलिट्री में इंफॉर्मेशन शेयरिंग और कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए किया गया था। 2016 के अंदर हमने एक और एग्रीमेंट साइन किया जिसे हम बोलते हैं लेमोआ, दिस इज लॉजिस्टिकल एक्सचेंज एग्रीमेंट, जो ये बताता है किस तरीके से हम दोनों मिलिट्रीज, दोनों डिफेंसेस एक दूसरे के लॉजिस्टिक्स में हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से हम ट्रांजिट फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं यूएस पोर्ट पे, किस तरीके से यूएस हमारे पोर्ट्स को लॉजिस्टिकली यूज कर सकता है। जहां भी आपको यूएस फैसिलिटीज देखने को मिलती हैं इस एग्रीमेंट के थ्रू, वहां इंडिया भी उनको यूज कर सकती है। मूविंग ऑन, जो सेकंड एग्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है दैट इज कॉमकासा, इट वाज साइंड इन 2018। ये कंपैटिबिलिटी एग्रीमेंट है, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, कि जब भी वॉर टाइम में आपको एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है तो उसे ट्रांसमिट किस तरीके से किया जाएगा, वो यूएस इसमें हेल्प करेगा हमारी कॉमकासा एग्रीमेंट के थ्रू। एंड द लास्ट वन इज बेका, बेसिक कोऑपरेशन, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये जनरली हमारी जियो स्पेशल इंटेलिजेंस की शेयरिंग में हेल्प करेगा, जिससे हमारी जो मिसाइल्स हैं, जो हमारे एम्यूनेशंस हैं, वो बेटर तरीके से अपने आपको प्रिसाइज तरीके से फंक्शन कर पाए, उनका प्रिसीजन इंप्रूव हो जाए, क्योंकि हमारी जो जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन है, जो जियो स्पेशल इंटेलिजेंस है, वो यूएस की वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है, तो उसकी शेयरिंग में ये हेल्प करेगा। रिसेंटली अभी 2024 में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अपने 27 अगस्त को विजिट किया यूएस को, वहां एक और एग्रीमेंट साइन किया है उन्होंने, सोसा एग्रीमेंट, सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जो मिलिट्री के अंदर कोऑपरेशन को, जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको और ज्यादा प्रमोट करता हुआ दिखेगा। तो आपको देखने को मिल रहा है काफी हद तक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट जो साइन हुए हैं पिछले 10 सालों के अंदर, एक्सेप्ट दैट 2020 ऑफ जीसोमिया ऑफ 2002। तो ये दर्शाता है कि इंडिया आज की डेट में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए, इसलिए वो ऐसे एग्रीमेंट जो केवल वो नेटो मेंबर्स के साथ करता है, जो अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ करता है, वो एग्रीमेंट इंडिया के साथ भी साइन करता हुआ दिख जाता है। मूविंग ऑन, अगर देखा जाए इकोनॉमिक रिलेशंस, इंडिया और यूएस बहुत ही तेजी से अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को ग्रो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम 2023-2024 की बात करें तो हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो स्टैंड करता है अराउंड 118.28 बिलियन। यूएस भारत का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस ट्रेड बैलेंस में जो बैलेंस है वो हमारे सरप्लस में है, मतलब हम इंपोर्ट कम करते हैं यूएस से और एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो ये ट्रेड बैलेंस भी हमारा पॉजिटिव है। ऊपर से जो वैल्यू है इसकी वो वन ऑफ द हाईएस्ट है व्हेन इट कम्स टू द बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया और एनी अदर कंट्री। तो चाइना और इंडिया यूएस आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स ऑफ इंडिया, लेकिन चाइना के साथ हमारा ट्रेड बैलेंस बिगड़ा हुआ है, यूएस के साथ हम ट्रेड सरप्लस में है। साथ के साथ इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जैसे मैंने आपको बताया, साथ में एक मेजर सोर्स भी है किसका, एफडीआई का, चाहे वो सिंगापुर हो, यूएई हो, यूएस हो। तो ये हमारे 3 मेजर एफडीआई सोर्स हैं, और माना जाता है कि लगभग 18% ऑफ द टोटल एफडीआई सोर्स, जो 18%, अगर हमारे यहां 100 रुपए आ रहे हैं एफडीआई के तौर पर, तो उसमें से 18 रुपए आपको यूएस से आते हुए दिखते हैं, जो कहीं ना कहीं 2021 का डेटा है, और ये आपको अभी भी इंप्रूव होता है दिखता है। अभी भी यूएस इज वन ऑफ द टॉप 3 एफडीआई सोर्स फॉर इंडिया। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एस्पेक्ट आपको यहां भी कवर होता हुआ दिखता है। अगर स्पेस कोऑपरेशन की बात करें तो रिसेंटली दोनों कंट्रीज ने आर्टेमिस अकॉर्ड साइन करी है। आर्टेमिस अकॉर्ड इज अबाउट पीसफुल स्पेस एक्सप्लोरेशन, कि जब आप स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज की तरफ जाएंगे, स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करेंगे, तो हमेशा वो कॉमन ह्यूमन काइंड के लिए की जाए, ह्यूमन काइंड यूज के लिए की जाए, कॉमन गुड के लिए की जाए, किसी भी तरीके से उसे एरेना ऑफ वॉरफेयर ना बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं आर्टेमिस अकॉर्ड एक आउटर स्पेस ट्रीटी साइन की गई थी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इन 1967, उसको मद्देनजर रखते हुए है। और फाइनली अब जब इंडिया ने आर्टेमिस अकॉर्ड साइन कर लिया है तो इसरो के पास इससे अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि नई नई टेक्नोलॉजीज को वो एक्सेस कर पाएगा, विच आर विद नासा एंड अदर वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस, फॉर एग्जांपल यूरोपियन स्पेस एजेंसीज। तो उसके लिए हमें काफी हद तक हेल्प मिलने वाली है आर्टेमिस अकॉर्ड से, और ये हमारा कमिटमेंट भी शोकेस करता है कि वी वांट अ रूल बेस्ड एंड पीसफुल वर्ल्ड। और ये हमारा आर्टेमिस अकॉर्ड जो यूएस के साथ हमने साइन किया है, तो उसको कहीं ना कहीं हमारे कॉमन विजन को दिखाता है, इंडियन विजन को एज वेल एज यूएस विजन को, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड के स्पेस को इस तरीके से यूटिलाइज किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। हम काफी हद तक कोलैबोरेट कर रहे हैं इन दी फील्ड्स लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन। आपको मल्टीपल ऐसे प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे जहां इसरो और नासा साथ में काम कर रहे हैं, रेन्यूएबल एनर्जी को फॉस्टर करने की बात कर रहे हैं, इनोवेशन की बात कर रहे हैं इन दी ग्रीन टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल दिस एग्रीमेंट इटसेल्फ, दिस सेमीकंडक्टर एग्रीमेंट इटसेल्फ, ये भी कहीं ना कहीं इमर्जिंग ग्रीन टेक्नोलॉजीज में यूज करने के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स के फैब्रिकेशन प्लांट को यूज करेगा। काउंटर टेररिज्म में दोनों नेशन साथ में काम कर रहे हैं टेररिज्म को काउंटर करने के लिए।
इंटेलिजेंस शेयर करके, एक एफर्ट कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स के साथ कर रहे हैं जिसमें रीजनल सिक्योरिटी, ग्लोबल स्टेबिलिटी बनी रह सके, राइट। हमारा जितने भी एग्रीमेंट्स हैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में हेल्प करेंगे तो हम बेटर तरीके से टेररिज्म को टैकल कर पाएंगे। एफएटीएफ जैसे इनिशिएटिव जो हैं जो टेरर फाइनेंसिंग को रोकते हैं, वो भी साथ में इंडिया 2020 में उसका मेंबर बन गया, तो कहीं ना कहीं वहां भी आपको टेररिज्म को काउंटर करने में हम हेल्प करते हुए दिखते हैं। क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव में भी काफी हद तक आप यूएस के साथ कोलैबोरेट करते हुए दिखते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज, रिसेंटली हमने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी इनिशिएट किया है। तो ये सारे एस्पेक्ट जो हैं इसमें हम साथ में मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं और इंडिया और यूएस आपको साथ चलते हुए दिख जाते हैं और रेन्यूएबल पर्सपेक्टिव को, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव को प्रमोट करते हुए भी दिखते हैं। हमें यह देखने को मिल रहा है, अगर इसके अलावा भी देखा जाए, हमें एरियाज ऑफ कोऑपरेशन इसके अलावा भी हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया यूएस की जो न्यूक्लियर डील है तो उसे हम न्यूक्लियर कोऑपरेशन के तौर पे ले सकते हैं। 2008 में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से वेवर मिल गया था इंडिया को विद द एफर्ट्स ऑफ यूएस, तो हमारी इंडो यूएस न्यूक्लियर डील साइन हुई। उसके बाद से हम काफी कंट्रीज के साथ, फॉर एग्जांपल लाइक रशिया, कजाकिस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम न्यूक्लियर डील साइन कर चुके हैं। तो न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन इज अनदर एग्जांपल, राइट। इंडियन डायस्पोरा का पर्सपेक्टिव जो है, बहुत सारा रेमिटेंसेस वहां से आते हुए दिखते हैं, तो वो भी एक अनदर एरिया ऑफ कोऑपरेशन है। साथ के साथ हम बहुत सारी अलायंस में कोऑपरेट कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में हम क्वाड बना चुके हैं, मिडिल ईस्टर्न में हम I2U2 बना चुके हैं, विच इंक्लूड्स इजराइल, इंडिया, यूएस एंड यूएई। आपको मल्टीपल बॉडीज, G20 में हम कॉमन प्लेटफॉर्म यूटिलाइज करते हुए दिखते हैं। G7 में भी रिसेंटली आपको पता है, विच इज अ बॉडी विच इंक्लूड्स यूएस, वहां इंडिया को भी इन्वाइट किया गया था बाई इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको उसके इन सब एरियाज के अलावा भी आपको एरियाज ऑफ कोऑपरेशन देखने को मिल जा रहे हैं। अगर हम देखें कि इश्यूज क्या हैं, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस बिटवीन इंडिया एंड यूएस, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस, ऐसे इतने सारे कोऑपरेशन के बाद भी कुछ तो चैलेंजेस हैं। अब इन चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस जो इंडिया और यूएस के बीच में एक हर्डल की तरह एक्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए डाइवर्जेंट फॉरेन पॉलिसी, देखो हम है नॉन अलाइनमेंट पे चलने वाले लोग, वो है अलायंस बेस्ड डिप्लोमेसी पे चलने वाले लोग। वो नेटो बनाने की बात करते हैं, वो एलाइज बनाने की बात करते हैं, वो क्वाड को भी सिक्योरिटी अलायंस बोलते हैं। हम लोग वो हैं जो किसी भी तरीके से किसी को एलाय नहीं मानते। हम नॉन अलाइनमेंट पे पहले चलते थे, जिसको हम NAM 2.0 भी बोल सकते हैं आज की डेट में, या फिर हम उसे जयशंकर डॉक्ट्रिन के पर्सपेक्टिव में मल्टी अलाइनमेंट पर्सपेक्टिव बोल सकते हैं, या फिर इशू बेस्ड अलायंस बोल सकते हैं। पर हम किसी को अपना एलाई नहीं मानते। एलाई मानने का मतलब है कि आप और उनकी फॉरेन पॉलिसी हमेशा कॉमन रहेगी। हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी में बिलीव करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में बिलीव करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये जो दोनों का डाइवर्जेंट फॉरेन पॉलिसी गोल्स हैं, एक अलायंस बेस्ड है, एक नॉन अलायंस बेस्ड है, तो ये कहीं ना कहीं हर्डल क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल आज की डेट में जितने भी अलायंसेस हैं, इंडिया यूएस वांट इंडिया टू चूज अ साइड, कि या तो आप चाइना की साइड हो जाओ, रशिया की साइड हो जाओ, या हमारी साइड हो जाओ। हम बोल रहे हैं यार दिस इज नॉट द वे, अस वर्सेस देम मेंटालिटी पे फंक्शन करना इज नॉट पॉसिबल। इंडिया को अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो एक हर्डल की तरह एक्ट करता है बिटवीन इंडिया यूएस रिलेशन, चाहे वो रशियन यूक्रेन कंफ्लिक्ट की बात हो, चाहे वो इजराइल पैलेस्टीनियन कंफ्लिक्ट की बात हो, चाहे वो चाइना ताइवान इशू की बात हो। तो काफी हद तक आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है अप्रोच में व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी बिटवीन इंडिया एंड यूएस। ग्लोबल कंफ्लिक्ट का जो रिस्पॉन्स है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपसे बोला रशिया यूक्रेन में, वो चाहते हैं कि रशिया को बिल्कुल भी सपोर्ट ना किया जाए, बट रशिया हैज बीन अ टाइम टेस्टेड फ्रेंड। हम यूएस के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि हम अपने पुराने फ्रेंड्स को भूल जाएं। मेकिंग न्यू फ्रेंड डजंट मीन कि आपको पुराने दोस्तों को छोड़ना पड़े। हम एक इशू बेस्ड अलायंस बना रहे हैं। देयर माइट बी सर्टेन थिंग्स जहां यूएस के साथ हम एग्री ना करें, बट देयर आर सो मेनी अरीनास, देयर आर सो मेनी डायमेंशंस जहां हम यूएस के साथ एंगेज कर सकते हैं। तो जहां जहां हम एंगेज कर सकते हैं वहां हम कर रहे हैं। जहां हमारे इंटरेस्ट हर्ट होते हुए दिखते हैं, जहां कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट दिखते हैं, वहां हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी प्रोवाइड करके उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस कोऑपरेशन, अगर मिलिट्री सपोर्ट की बात की जाए तो 9/11 के बाद यूएस ने इंडिया से रिक्वेस्ट किया था कि अफगानिस्तान में अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करो। हमने मना कर दिया, नहीं भाई, वी डू नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ अनदर कंट्री और वी डू नॉट चैलेंज द सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ अनदर कंट्री। चाहे आप NAM प्रिंसिपल्स की बात करो, चाहे आप सार्क प्रिंसिपल्स की बात करो, चाहे आप पंचशील की बात करो, ये सारी चीजें आपको फंक्शन करती हुई दिखती हैं। उसी बेसिस पे हमने अफगानिस्तान में भी डिप्लॉय करने से मना कर दिया था, और 2003 में जब इराक को इन्वेड किया था यूएस ने, तब भी हमने सपोर्ट करने से मना कर दिया था। तो कहीं ना कहीं तक जो मिलिट्री सपोर्ट की बात है, खैर सिचुएशन आज से 20 साल पुरानी बात है ये, तो सिचुएशन आज की डेट में बदल चुकी है। हमारा कोऑपरेशन लेवल काफी हद तक बदल चुका है। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जिस तरीके से फंक्शन कर रही है, वो बहुत आउटराइटली ओपननेस के साथ आपको एंगेज करती हुई दिखती है। यूएस की बहुत ही असर्टिव फॉरेन पॉलिसी के ऊपर रन कर रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के ऊपर रन कर रहे हैं, और हम दुनिया को बता रहे हैं कि नहीं यार, हम किसी और के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। वी हैव आवर ओन वॉइस, वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी,
वी रिप्रेजेंट 1/5 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, सो इट मस्ट बी आर इंडिपेंडेंट एस्पेक्ट, इट मस्ट बी वी मस्ट बी सोवरेन इनफ कि हमें हमारी बात बोलने का मौका दिया जाए और किसी और के पर्सपेक्टिव पे हमें रन ना करने दिया जाए, या ना करने के लिए एटलीस्ट प्रेशराइज किया जाए। साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड डिफेंस डील्स का एक पर्सपेक्टिव है। हमारे यहां काफी हद तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके, डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेके थोड़ी बहुत टेंशन देखने को मिल जाती है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अभी S-400 हमने रशिया से इंपोर्ट किया, और दो रशिया के ऊपर वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हुए थे, वहां से इंपोर्ट करना मना था। वहां यूएस का एक एक्ट भी है जिसे हम बोलते हैं काटसा, जो 2017 में आया था, विच इज काउंटरिंग अमेरिकन एडवाइजरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने जिसके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, अगर कोई भी कंट्री उनके साथ ट्रेड करती है तो उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। इवन आफ्टर द थ्रेट ऑफ काटसा हमने S-400 इंपोर्ट किए, जो ये जस्टिफाई करता है कि यार देखो ऐसा है कि ये एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप नहीं हो सकती, आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच के थ्रू ही चलते हुए दिखेंगे हम, और आपको एक्सेप्ट करना है तो करो, अदरवाइज आपको पता है कि इंडिया का आपके साथ न होना आपके लिए भी नुकसानदायक है, तो आपको कहीं ना कहीं इंडियन इंटरेस्ट को भी सेंटर में रखना पड़ेगा। तो वो भी एक बेसिकली आपको एक एस्पेक्ट आता हुआ, एक डिफरेंशिएशन आता हुआ दिखता है, एक हर्डल बनता हुआ दिखता है। इकोनॉमिक एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स आपको चलती हुई दिखती हैं। हम प्रोटेक्शनिज्म, जैसे हमारा मेक इन इंडिया वाला पर्सपेक्टिव है, आत्मनिर्भर वाला पर्सपेक्टिव है, तो कहीं ना कहीं ये न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव के अगेंस्ट जाता हुआ दिखता है। दिस इज रीजनलाइजेशन, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, तो कहीं ना कहीं यूएस भी इनको इस तरीके से देख रहा है जो हमारे ट्रेड रिलेशंस को थोड़ा बहुत इंपैक्ट कर सकता है। टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर्स, ट्रंप गवर्नमेंट के टाइम पे हमें जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के अंडर रखा गया था, मतलब हमारे जो प्रोडक्ट्स जाते थे यहां से, उनके ऊपर जो टैरिफ लगाया जाता था वो रिलेटिवली क्या लगाया जाता था, कम लगाया जाता था, जिससे उनका प्राइस यूएस मार्केट के अंदर भी क्या रहता था, कम रहता था, और कम रहता था तो उनकी कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा रहती थी। लेकिन 2019 में हमें इस जीएसपी से बाहर कर दिया गया, और इसकी वजह से इंडियन एक्सपोर्ट, मेजर की इंडियन एक्सपोर्ट जो सेक्टर्स हैं उन पे काफी हद तक आपको इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखता है। काफी हद तक हम बोलते हैं कि दिस इज द इंटरफेरेंस ऑन आवर सोवरेन पर्सपेक्टिव्स, हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस है, लेकिन यूएस बाज नहीं आता, कहीं ना कहीं वो कंटिन्यूसली आपको इसमें इन्फ्लुएंस करता हुआ दिख जाता है। आज की डेट में इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए वो कंटिन्यूसली एफर्ट कर रहा है। बांग्लादेश में जो रिसेंटली हुआ सीआईए पर्सपेक्टिव, जो खालिस्तान पर्सपेक्टिव चलता हुआ दिख रहा है, वो भी एक मेजर इशू है। तो कहीं ना नॉन स्टेट एक्टर्स जो इंडिया के अगेंस्ट फंक्शन कर रहे हैं उनको भी यूएस सपोर्ट करता हुआ दिख जाता है। गुरपतवंत सिंह पन्नू जो यूएस के अंदर बैठा है, विच इज कंसिडर्ड हु इज मोस्ट प्रोबेबली दी वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडफुल सीआईए एजेंट, जो इंडियन इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करता हुआ दिखता है इन द नेम ऑफ खालिस्तान। यूएस उसको कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इवन ड्यूरिंग जब इंडिया और कनाडा रिलेशंस खराब हुए थे, यूएस टुक द साइड ऑफ कनाडा, विच वाज ऑब्वियस इनफ बिकॉज ऑफ देयर हिस्टोरिकल रिलेशन। तो जब हम उनके हिस्टोरिकल रिलेशन को ध्यान में रख रहे हैं तो उन्हें भी कहीं ना कहीं हमारे हिस्टोरिकल रिलेशन ध्यान में रखने चाहिए। साथ ही साथ वो हमारे यहाँ रिलीजियस फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स वाले पर्सपेक्टिव पे कि माइनॉरिटीज खतरे में हैं, आप रिलीजियस फ्रीडम नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, मणिपुर के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर हो भी रहे हैं तो आई कैन टैकल देम, और ईदर प्रोवाइड सम इंटरनेशनल बॉडी टू टेल मी दैट। यूएस कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, यूएस अपने आप को इंटरनेशनल पुलिसमैन ना माने। इस वजह जब वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन और रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है तो कहीं ना कहीं हमारे इंटरेस्ट जो है, जो हमारे रिलेशंस हैं, उसमें भी सारनेस आती है, उसमें भी बिटरनेस आती है। इवेंचुअली आपको यह भी देखना पड़ेगा इंडियंस के अगेंस्ट रेशियल अटैक जो है वो भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको यूएस के अंदर। तो इंडिया नीड टू प्रोवाइड टिट फॉर टैट पर्सपेक्टिव कि अगर आप हमारे यहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करते हैं तो हम भी इक्वली आपके यहां उतने ही चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं जहां इंडियंस के ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हुए दिखते हैं। जो डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग है, अब दिस इज मोर ऑफ अ प्रोपेगेंडा कि बेसिकली उन्हें ऐसा लगता है कि इफ देयर इज अ गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी एज वेल, यूएस वाज नॉट इन सपोर्ट। 1974 में आपने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, 1975 में ही क्यों इमरजेंसी लगी? बिकॉज देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो सिमिलरली आज भी आप हमारी डेमोक्रेसी के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश करता है यूएस, और आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स आते हुए दिख जाएंगे कि डेमोक्रेसी की डेथ हो रही है इंडिया में, इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स फासिज्म, इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। तो ये सब जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे जो आपको यूएस का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, सीए एनआरसी के ऊपर जो यूएस का स्टेटमेंट देखने को मिलता है, काफी हद तक ये हमारे रिलेशंस को सारनेस और बिटरनेस की तरफ लेके जाता है, जिनसे हमें बचने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। अगर वे फॉरवर्ड देखा जाए तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं इन्हें और ज्यादा एनहेंस किया जाए। जो 2+2 इनिशिएटिव चल रहा है बिटवीन डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स, जो बताता है कि कितना स्ट्रेटेजिकली एक दूसरे के साथ हम एंगेज कर रहे हैं, उसको और ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। हमें डिफेंस कोऑपरेशन प्रमोट करना चाहिए, अपने टाइज, डिफेंस टाइज को और ज्यादा डीपन करना चाहिए। जो हमारे कॉमन एस्पेक्ट्स हैं, जो हमारे कॉमन एस्पिरेशंस हैं, लाइक रूल बेस्ड एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड ऑर्डर एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन, उसके लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए।
जो म्यूचुअल सिक्योरिटी चैलेंजेस है ना साथ में मिलकर एड्रेस करना चाहिए। और जो हमारी ज्वाइंट एक्सरसाइजेस हो रही हैं विद यूएस, चाहे वो मिलिट्री एक्सरसाइज हो, चाहे वो नेवल एक्सरसाइज हो, चाहे वो एयरफोर्स एक्सरसाइज हो, चाहे वो स्पेशल ऑपरेशंस हो, या फिर वो जो स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस होते हैं उनके ऊपर, फॉर एग्जांपल वज्र प्रहार, तो उनके लिए हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए। मालाबार को और बेटर बनाना चाहिए, जॉइंट एक्सरसाइज को और ज्यादा पोटेंट और इंटरऑपरेबिलिटी को प्रमोट करना चाहिए। इंटेलिजेंस एंड काउंटर टेररिज्म पे हमें और काम करने की जरूरत है। कोलैबोरेशन बेटर करना चाहिए। एफएटीएफ में जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर्सपेक्टिव चल रहा है उसको कवर करना चाहिए। किस तरीके से टेरर फाइनेंसिंग को काउंटर कर सकते हो उसको कवर करना चाहिए। इंटेलिजेंस शेयरिंग थ्रू दीज एग्रीमेंट्स और बेटर होनी चाहिए। कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं, एक्चुअली में कोलैबोरेट करना चाहिए, जिससे हम रीजनल और ग्लोबल थ्रेट्स को काउंटर कर सकें। इकोनॉमिक और जो ट्रेड एक्सपेंशन, जो इकोनॉमिक थ्रेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जो इकोनॉमिक इश्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं, उनको भी बेटर तरीके से ट्रेड करेंगे, उनको भी बेटर तरीके से डील करेंगे। हमारे जो ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे वो जीएसपी को लेके हो, उनको कहीं ना कहीं जो हमारे प्रोटेक्शनिस्ट मेजर को लेके हो, जो आपको स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया कि इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्री जिसने यूएस का सबसे ज्यादा गलत फायदा उठाया है इकोनॉमिकली बाय इंपोजिंग ट्रेड एंड टैरिफ बैरियर्स। कि यार हम उनकी लिकर को बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं, उनके ऑटोमोबाइल से बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे मार्केट को कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं या मार्केट में सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो उस चीज में काफी हद तक आपको देखने को मिलती हैं दिक्कतें। ट्रेड पर्सपेक्टिव को रिजॉल्व करने की जरूरत है, उसमें एक सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है, कॉमन सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। जीएसपी जैसी चीजों को वापस रिवाइज करने की जरूरत है कि यार ये प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स थे या फिर हमें वापस इंडिया को जीएसपी के अंदर डालना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें जीएसपी की कैटेगरी वापस मिल जाए, जिससे इंडियन एक्सपोर्ट्स को वापस बढ़ाया जा सके और हमारे ट्रेड रिलेशन यूएस के साथ और बेटर होते हुए दिखें। अगर और देखा जाए एशिया पैसिफिक रीजन में जो हमारे स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स हैं, जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है, जो हम क्वाड के थ्रू एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो चाइना की बढ़ती इंफ्लुएंस है, उसको काउंटर करने के लिए हमें साथ में आना पड़ेगा थ्रू डिफरेंट इनिशिएटिव्स, बीट मिलिट्री इनिशिएटिव्स, मतलब बेसिकली बीट डिफेंस इनिशिएटिव्स, बीट इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स, बीट लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट इनिशिएटिव्स, बीट फॉलोइंग ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स, जिस तरीके से यूएन क्लॉज को इंप्लाई किया जाना चाहिए साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में और इंडो पैसिफिक रीजन में, उसकी तरफ हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए। जियोपॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत है। जितने भी ग्लोबल इश्यूज हैं या जितने भी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज हैं, ये मेक श्योर करना चाहिए कि हम दोनों कंट्रीज की प्रायोरिटीज जो हैं उसके अंदर ठीक से एड्रेस की जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल इंडियन इंटरेस्ट अचीव किए जाए या केवल यूएस इंटरेस्ट अचीव किए जाए। हमें टेबल पे बैठ के डिसाइड करना चाहिए कि भाई तुम्हारे इंटरेस्ट और हमारे इंटरेस्ट दोनों अचीव होने चाहिए। तो कैसे हम एक यूनिफाइड अप्रोच अपना सकते हैं जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस और रीजनल चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। रेगुलर हाई लेवल मीटिंग्स होनी चाहिए, जो हम इनिशिएट भी कर चुके हैं 2+2 इनिशिएटिव के साथ। 2+2 इनिशिएटिव बोलता है कि डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर आमने सामने बैठेंगे, जो बायलैटरल इश्यूज है उन्हें डिस्कस करेंगे, उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फ्यूचरिस्टिक प्लान बनाएंगे कि आगे इन रिलेशन को और कैसे बढ़ाया जा सकता है। एक प्रॉपर कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म करना चाहिए, एक ऐसा मैकेनिज्म जिससे जो हमारे डिसएग्रीमेंट्स हैं और जो कंफ्लिक्ट्स हैं उन्हें कंस्ट्रक्टिवली मतलब बेसिकली इन अ बेटर वे रिजॉल्व किया जा सके, जिससे दोनों कंट्रीज को फायदा हो और किसी भी कंट्री को ऐसा ना लगे कि उसका फायदा उठाया गया है या इट हैज बीन यूज्ड एज अ टूल। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंडिया यूएस रिलेशंस, एज वेल एज जो आपको पता है, जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया, एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट सेटअप किया जा रहा है, जिसके अंदर हाई वैल्यू टेक्नोलॉजी शेयरिंग करेगी कौन? यूएस मिलिट्री। किस किस चीज के लिए? फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स, फॉर नेशनल सिक्योरिटी, फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एज वेल एज फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजीज, राइट। उसके अलावा हमने डिस्कस किया व्हाट आर द इंडो यूएस रिलेशंस, क्या क्या उसके एस्पेक्ट हैं, क्या क्या एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस तरीके से हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। इन सारी वैल्यू इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे आप। इवेल्युएट द की चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन द इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। How can both countries address their differences to strengthen bilateral relations in the context of global geopolitical shifts and regional dynamics? तो आई गेस आपके लिए ये वीडियो वॉज इनफ इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। होप यू अंडरस्टूड वॉट एवर आई वॉन्टेड टू कन्वे। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ गुड डे।